प्रिया और आर्यन कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनका गहरा प्यार हुआ और पढ़ाई खत्म होते होते दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। प्रिया आर्यन के साथ उसके घर आ गई। प्रिया ने जिद करके शादी तो कर ली थी, लेकिन अमीर पिता की इकलौती बेटी और लाडली होने के कारण उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आर्यन के घर में उसके मम्मी पापा और बड़े भाई विशाल व भाभी कविता थे, जिसकी वजह से प्रिया को रोज रोज ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि कविता बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी और रसोई पर उन्हीं का कब्जा जमा था। प्रिया तो साधारण चाय तक बनाना नहीं जानती थी। रोज रोज सास और जेठानी के ताने सुनकर प्रिया का दिल बैठ जाता था। एक दिन आर्यन की मम्मी बोली, ओ बेटे, ये कैसी आफत मोल ले ली तुमने प्यार के चक्कर में। देखो हमारी बड़ी बहू कविता कितना बढ़िया खाना बनाती है और तुम्हारी छोटी बहू को तो एक कप चाय तक बनानी नहीं आती। इस पर माँ ने सिर पीट लिया और रोने लगी। अब मेरा बेटा जिंदगी भर क्या करेगा? तभी कविता हंसकर बोली, अरे माँ जी, आप चिंता न करें, ये दोनों तो बस प्यार की बातें करेंगे, स्वादिष्ट भोजन तो मैं बना ही दूंगी। प्रिया छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और रोने लगी। इसी तरह जब पड़ोसिनें नई बहू को देखने आई और प्रिया ने उनके लिए चाय बनाई तो चाय पत्ती बहुत ज्यादा होने के कारण चाय बिल्कुल कड़वी बन गई। एक पड़ोसन ने प्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे तो भाग्य फूट गए बेटा, ये कैसी बहू ले आए। इस पर दूसरी पड़ोसन हंसते हुए बोली, अरे बहन, इससे अच्छा तो कोई खाना बनाने वाली ही रख लेते, कम से कम घर का काम और अच्छा भोजन तो मिलता। पड़ोसने बिना चाय पिए ही चली गई और प्रिया दुखी होकर अपने बेडरूम में जाकर रोने लगी। वो वापस अपने मायके भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ आर्यन से शादी की थी। शाम को जब आर्यन ऑफिस से घर आता है तो प्रिया रोती हुई उससे कहती है, आर्यन प्लीज मुझे किसी अलग फ्लैट में ले चलो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब मुझसे ये रोज रोज का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। रोती हुई प्रिया को हिम्मत देती हुए आर्यन कहता है, मेरी जान, उदास मत हो, तुम भाभी के साथ रसोई में मदद करते करते सीख जाओगी, और अगर 1 महीने तक नहीं सीख पाई तो हम दोनों किसी अलग फ्लैट में जरूर चले जाएंगे। फिर आर्यन प्रिया को खाना बनाने की कई किताबें भी लाकर देता है, लेकिन प्रिया के दिमाग में कुछ नहीं बैठता। जब भी वो खाना बनाती या तो जल जाता या नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाता, और सास ससुर भाभी भैया सबके मुंह बन जाते थे। उनकी सोसाइटी में दिवाली के अवसर पर व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कॉलोनी की सभी नई बहुओं ने हिस्सा लिया। कविता यानी भाभी ने भी जिद करके प्रिया का नाम उसमें लिखवा दिया, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि प्रिया की बेइज्जती हो। दिवाली से एक दिन पहले दोपहर के समय जब प्रिया कुकिंग की किताब पढ़ रही थी, तभी कहीं से घूमता भटकता एक गरीब बुजुर्ग साधु गेट पर आकर आवाज लगाता है, बहू, मैं बहुत भूखा हूँ बेटा, मुझे कुछ खाना खिला दो, दिवाली का समय है, मना मत करना। प्रिया को साधु की हालत पर दया आती है और वो कहती है, बाबा आप अंदर आइए, मैं अभी रसोई से कुछ लाती हूँ। जब प्रिया रसोई में जाकर देखती है तो खाने में कुछ भी नहीं बचा होता। फिर प्रिया जैसे तैसे करके उन बाबा के लिए खाना बनाती है, जो जला हुआ, कच्चा और ज्यादा नमक मिर्च वाला होता है। प्रिया खाने की थाली साधु के सामने बढ़ाते हुए कहती है, बाबा मुझे माफ करना, घर में कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने जो बनाया, मुझे क्षमा करना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। इस पर साधु कहते हैं, कोई बात नहीं बिटिया, तुमने मुझ गरीब के लिए इतनी मेहनत की, यही बड़ी बात है। फिर भोजन की थाली लेकर वहीं जमीन पर खाने बैठते हैं और अपनी फटी पुरानी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से थोड़ा सा पाउडर सब खाने में मिला देते हैं और बड़े चटकारे लेकर खाना खाते हैं। पूरा खाना उंगली चाट चाट कर खाते हुए कहते हैं, वाह बिटिया, ये स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। प्रिया आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या सच में मेरा बनाया खाना तो सब फेंक देते हैं, क्योंकि ये कभी जल जाता है तो कभी नमक मिर्च ज्यादा पड़ जाते हैं। इस पर साधु ने अपनी झोली से फिर वही छोटी सी डिबिया निकालते हुए कहा, बिटिया तुम्हारी समस्या का ये समाधान है, ये चमत्कारी चाट मसाला है। आज से तुम जब भी खाना बनाओगी तो उसमें इस डिबिया से एक चुटकी ये मसाला मिला देना, फिर देखना तुम्हारा बनाया खाना कैसे सब लोग उंगलियां चाट कर खाएंगे। प्रिया खुश हुई, फिर उदास हुई और बोली, बाबा ये मसाला तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? साधु ने कहा, बिटिया इस जादुई मसाले को तुम कितना भी खर्च करो, ये डिबिया कभी खाली नहीं होगी।
बस इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना। उसके बाद साधु वहां से चले जाते हैं और प्रिया वो डिबिया अपने बेडरूम की अलमारी में रख देती है। प्रिया सास से जाकर कहती है, मम्मी जी आज रात का खाना मैं अकेले ही बनाऊंगी। इस पर उसकी सास मुंह बनाकर कहती है, क्या छोटी बहू दिवाली के दिन घर में क्लेश करना चाहती हो? ये सुनकर कविता हंसने लगती है, अरे माँ जी जाने भी दो, इतनी दिन इसके हाथ का बेस्वाद खाना खाया तो एक बार और सही, फिक्र न करे, मैं कल का सारा खाना बनाऊंगी। सास और भाभी से ये सब सुनकर प्रिया किसी से कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आज रात को जब खाना बन जाता है तो प्रिया अपने कमरे की अलमारी से वो चमत्कारी चाट मसाला के डिबिया लाकर सब खाने में चुटकी भर मिला देती है। खाने में वो पाउडर मिलते ही बहुत लुभावनी खुशबू आने लगती है। फिर सब लोग इकट्ठे बैठकर खाने का मजा लेते हैं और उंगलियां चाटते हुए उसके सास ससुर कहते हैं, छोटी बहू आज तो तुमने बड़ी बहू कविता को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर भाई विशाल बोले, ये तो चमत्कार हो गया, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया है। सबने मन खोलकर प्रिया के बने खाने की तारीफ की, लेकिन कविता ईर्ष्या से जल भुनकर रह गई। अगले दिन व्यंजन प्रतियोगिता थी जिसमें कॉलोनी की सभी नई बहुओं ने हिस्सा लिया और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का पहला इनाम प्रिया को मिला। आज प्रिया के साथ साथ आर्यन और पूरा परिवार बहुत खुश था। सास ससुर तो गर्व से फूलकर कुप्पा हो रहे थे जब प्रिया को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और ताज पहनाया गया और सभी पड़ोसियों ने भी प्रिया की जमकर तारीफ की। जो पहले उसका मजाक बना रहे थे